हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है फरिया और मैं लेकर के आई हूँ मिशन एसएससी 2024। आप सभी का स्वागत है सेशन में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन अगर मेरे पसंद आ रहे हैं तो सेशन को ज़रूर लाइक किया करिए और अपने जो भी कमेंट्स होते हैं ना वो हमारे साथ शेयर किया करो ताकि हमें पता चलता रहे कि क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं या क्या चीज़ें और आपको रिक्वायर्ड है। आज है ईद, तो आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जितने भी लोग हैं ईद सेलिब्रेट करते हो या ना करते हो, देखो एक फेस्टिवल है इंडिया की। अगर हम बात करें तो इंडिया क्या है, एक हमारा डाइवर्स नेशन है और इसमें हर तरीके के फेस्टिवल्स को शेयर करना चाहिए। और ईद क्या है, खुशियों का त्यौहार है, मिठाई खाने का, सेवई खाने का त्यौहार है। तो आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मेरी तरफ से बहुत सारी गुड विशेज आप सभी के लिए। और ईदी ये होगी मेरे लिए कि आज का जो सेशन है वो हम मिक्स्ड सेशन लेकर के आए हैं जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मैंने बोला ईद का त्योहार है तो सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर इंडिया की बात करें, आप सभी जानते हैं इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अगर हम देखें सिंपल ज्योग्राफिक तरीके से देखा जाए तो ज्योग्राफी के हिसाब से भारत हमारा बहुत बड़ा है, वास्ट है। और जितना बड़ा भारत भौगोलिक तौर पे है उससे ज़्यादा बड़ा भारत का दिल है। यानी इंडिया में रहने वाले लोग जो हैं, डाइवर्सिटी जो है, हमें विविधता देखने को मिलती है लेकिन साथ ही साथ हमें यूनिटी देखने को मिलती है। ईद भी कैसा त्यौहार है, एक यूनिटी का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है। तो आप सभी को एक बार फिर से ईद की शुभकामनाएं। Whoever wants to meet his Lord, he ought to do great deeds and not relate anybody in the love of his Lord. तो बेसिकली आप जिस भी ऊपर वाले को मानते हो, जिसको भी मानते हो, सारे रिलीजन्स आपको एक ही चीज सिखाता है। एक चीज क्या सिखाता है कि भाईचारा बना के रखिए, आपस में प्रेम बना के रखिए। तो एक बार फिर से आप सभी को ईद की शुभकामनाएं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे टेलीग्राम चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड मैं इसलिए दे देती हूँ ताकि डिजिटल का जमाना है ना, आप क्यूआर कोड स्कैन करिए और स्कैन करके तुरंत मेरे चैनल पे आप पहुंच सकते हैं। जीएस बाय फरिया मैम चैनल का नाम है, इसमें एक चैट ग्रुप बना हुआ है। तो अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ उस चैट ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। चलिए, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं आप सभी का स्वागत है, वेलकम एवरीवन। फटाफट सेशन में जुड़ जाइए और एमसीक्यू सेशन होने वाला है। सेम चीजें हैं कि 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा और 30 सेकेंड में आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन का आंसर देना होगा। चलो, पहला सवाल है, देखो डर मत जाना कि इंग्लिश में सवाल आ गया, हिंदी में भी ये सवाल है। चलो पहले आपको हिंदी में ही दिखा देते हैं। हिंदी में भी एक सवाल है। पहला सवाल है, प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाया है मैंने आपको, है ना, कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। हमने अर्थक्वेक के बारे में भी चीजें पढ़ी हैं। तो उस पर एक सवाल है कि प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर टेक्टोनिक्स प्लेट ठोस चट्टान का एक विशाल नियमित आकार का स्लैब है। दूसरा कह रहा है प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि पृथ्वी का स्थल मंडल 7 प्रमुख और छोटी प्लेटों में विभाजित है। प्लेट एस्थेनोस्फीयर के ऊपर कठोर इकाइयों के रूप में लंबवत गति करती है। एक टेक्टोनिक प्लेट केवल महाद्वीपीय स्थल मंडल से ही बनी होती है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इंग्लिश में भी देख लीजिए इसको ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या स्टेटमेंट होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन और थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा जा चुका है ये सवाल। According to plate tectonics, what is a plate? It is a massive, regularly shaped slab of solid rock. It proposes that the Earth's lithosphere is divided into 7 major and minor plates, move vertically over asthenosphere, और it is composed of only continental lithosphere. चलिए, समय हो गया है शुरू, 30 सेकेंड का समय रहेगा आपके पास। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करिए। हर एक स्टेटमेंट को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तब आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। चलिए क्विकली इसका आंसर देंगे सभी लोग। चलिए, समय हो गया समाप्त।
क्वेश्चंस थोड़ा सा टिपिकल था, तो देख लेते हैं वैसे करेक्ट आंसर क्या है। देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी कहती है कि हमारी पूरी पृथ्वी जो है 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइडेड है। 7 जो आपकी मेजर प्लेट्स हैं उसमें डिवाइडेड है और कुछ आपकी माइनर प्लेट्स मिल जाती है। अब 7 ये जो मेजर प्लेट्स हैं इनको आपने पढ़ा है। नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया की प्लेट है, पैसिफिक ओशन की प्लेट है, अंटार्कटिका की प्लेट है। तो ये आपकी मेजर प्लेटें हैं। कुछ छोटी प्लेटें हैं, माइनर प्लेट्स हैं, जैसे जुआन डी फूका की है, कोकोस प्लेट है, नाज़का प्लेट है। तो ये कुछ छोटी प्लेटें हैं। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। अब अगर देखा जाए कि बाकी स्टेटमेंट्स गलत क्यों हैं, ये यहाँ तक तो ठीक है, मैसिव है, लेकिन क्या वो रेगुलरली शेप होती है? क्या हर एक जो प्लेट है सबका साइज एक जैसा है, एक जैसा आकार है सबका? नहीं ना। तो ये कैसी है? इर्रेगुलर शेप है। ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है कि प्लेट्स मूव वर्टिकली। प्लेट्स क्या वर्टिकली मूव करती है? ऐसे नहीं, वो हॉरिजॉन्टल मूव करती है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और लिखा हुआ है कि एक टेक्टोनिक प्लेट सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर की बनी होती है, जो कि गलत है। कॉन्टिनेंटल के साथ साथ इसमें ओशनिक भी जुड़ी होती है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है और साथ में ओशनिक भी जुड़ी हो सकती है। तो इस वजह से ये बाकी स्टेटमेंट्स आपके क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल ताजा है? किसी स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा भी था टेलीग्राम पे कि मैम फ्रेश वाटर हमें कितना देखने को मिलता है पृथ्वी पे? पूरी पृथ्वी जितनी है कितना है? 4.8, 5.2, 3.9 या फिर 2.7? फ्रेश वाटर की बात हो रही है। वैसे तो अगर आप ओशंस को देखें तो ओशंस तो हमारे पास लगभग 70% ओशन है। लेकिन ओशन का पानी कैसा होता है? ब्रैकिश होता है, सॉल्टी होता है, नमकीन पानी होता है। तो बात कर रहा है कि फ्रेश वाटर कितना है, मीठा जल जो हमें मिलता है वो हमें कितना मिलता है। चलो टाइम हो गया ओवर। सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल डेटा कि 2.7% जो हमें पानी मिलता है वो कैसा है? फ्रेश वाटर है, मीठा पानी है। और मीठे पानी की अगर हम स्रोत की बात करें, सोर्सेस की बात करें, तो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? ग्लेशियर हो गए, रिवर्स हो गए, ग्राउंड वाटर हो गया, भूजल जो होता है आपका। ठीक है, यहां से आपको क्या मिलते हैं? फ्रेश वाटर मिल जाता है। चलो अगला सवाल। As of April 2022, identify the state that has a bicameral legislature. ये सवाल 2022 के पेपर में पूछा गया था आपके एसएससी में, इसलिए मैंने डेटा चेंज नहीं किया है। सवाल पूछ रहा है कि 2022 के अप्रैल में कौन सा ऐसा स्टेट है इनमें से जिसके पास द्विसदनात्मक विधायिका है, यानी 2 सदन है, बाईकैमरल है, एक छोटा हाउस है, एक बड़ा हाउस है। तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरला। फटाफट इसका आंसर देंगे। ये हमने पिछले वाले सेशन में इसको किया भी है। हमने आपको बताया भी था कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके पास बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। चलिए जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा वो स्टेट है। अगर आपने ये क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दे दिया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप चीजों को रिवाइज करते हैं। यूपी, एमपी, राजस्थान या फिर केरला? क्वेश्चन नंबर 3। देखो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? यूपी है। पहली चीज तो बाईकैमरल का मतलब क्या हो गया कि इनके पास 2 सदन है, और 2 वो सदन कौन कौन से हैं? एक है आपका विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, और विधान परिषद, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। इसी को हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, एलए, और इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कुछ ही स्टेट्स हैं ऐसे इंडिया में, 6 स्टेट्स हैं जिनका बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। उनमें से एक है आपका कौन सा?
उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बाकी स्टेट्स का भी नाम एक बार फिर से लिख लीजिए ताकि आपको चीजें वापस से याद हो जाएं, रिवीजन हो जाए उन सारी चीजों का। तो सबसे पहला तो यूपी आपको मिल गया। ठीक है, पहला तो यूपी हो गया। फिर सेकंड पे आ गया आपका एमपी। ठीक है, सेकंड पे आ गया आपका एमपी। तीसरे नंबर पे आ जाओ, अगर नॉर्थ स्टेट्स में ही देखें तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका बिहार, फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद इसी का जो स्टेट काट के बनाया गया है वो है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना हो गया। तेलंगाना के साथ साथ आपका हो गया कर्नाटका। अच्छा सॉरी, एमपी नहीं है, गलती से लिख दिया मैंने एमपी। 6 स्टेट्स हैं टोटल। यस, कर्नाटका, एमपी नहीं है। नॉर्थ में अगर देखें तो हमारे पास यूपी और बिहार है, सेंट्रल में आपके पास महाराष्ट्र आ जाता है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना साउथ के स्टेट्स हैं। तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 6 स्टेट्स हैं जिनके पास कैसा लेजिस्लेचर है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, 2 सदन है, एक आपका विधानसभा और दूसरा आपका विधान परिषद। ठीक, तो करेक्ट आंसर एक बार देख लेना, एमपी नहीं, सॉरी गलती से लिखा दिया वो, यूपी के बाद कर्नाटका है। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। The Constitution Scheduled Caste and Scheduled Tribe Orders Bill 2022 was introduced in states of India. Which state of India? संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2022 भारत के किस राज्य में पेश किया गया था? क्वेश्चन नंबर 4। केरला में किया गया था, यूपी में किया था। ये देखो 2022 का ही क्वेश्चन है और 2022 का पेपर था जिसमें ये सवाल पूछा गया था। तो 2022 के पेपर के हिसाब से ही आंसर दीजिए इसको। केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर झारखंड? सभी लोगों का स्वागत है, जितने लोग जुड़ रहे हैं। आप सभी जानते हैं आज का सेशन हमारा क्या हो रहा है, प्रीमियर हो रहा है, बट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। अटेम्प्ट करेंगे तभी आप चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। करेक्ट आंसर है इसका क्या है? उत्तर प्रदेश में ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। चलो अगला सवाल। हु अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर? क्योंकि आजकल आप जान ही रहे हैं इलेक्शन का माहौल है, चुनाव का माहौल बन चुका है पूरे में, है ना। तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ किसके बारे में पूछ रहा है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, गवर्नर करेगा, स्पीकर करेगा, चीफ मिनिस्टर करेगा या एडवोकेट जनरल करेगा? राज्यपाल, वक्ता या स्पीकर, सिंपल आप कह सकते हो, अध्यक्ष कह सकते हो, मुख्यमंत्री या फिर महाधिवक्ता, कौन करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति? अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है आपका इलेक्शन कमिश्नर्स, है ना, जो सेंटर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी बहुत ज्यादा न्यूज में था। अगर आपने न्यूज़पेपर फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा इसके बारे में। तो फिलहाल इसके बारे में बताइए, फिर उसको भी डिस्कस कर लेंगे एक बार। स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर कौन चुनता है, नियुक्त कौन करेगा उसको? देखो अगर सिंपल सी बात है, क्वेश्चन अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो या पॉलिटी को आप ढंग से पढ़ रहे हो तो ज्यादातर आप जानते हैं कि नियुक्ति स्टेट पे कौन करता है? गवर्नर करता है, और सेंटर पे अगर हम देखें तो नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बिल्कुल राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा। गवर्नर किस चीज की नियुक्ति कर रहे हैं? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की। अब अगर सेंटर की बात करें तो हम आर्टिकल 324 324 बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बेसिकली 3 मेंबर्स की बॉडी थी। ये एक ऐसी कह सकते हैं संस्था है जिसमें 3 लोग होने चाहिए। उसमें से एक कौन होगा? आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, मुख्य सचिव होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त होगा या सचिव होगा, और इसके साथ आपके 2 कमिश्नर्स और होंगे। अब हुआ क्या था न्यूज में, सीईसी तो थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो थे,
लेकिन इन दो में से एक ने क्या कर लिया, रिजाइन कर दिया, और एक हो गए रिटायर। अब बचा कौन, सीईसी बचा। तो सरकार ने ये तो कहा था कि जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह हम नियुक्ति करेंगे, लेकिन रेजिग्नेशन वाले की उम्मीद नहीं थी कि वो रिजाइन कर देंगे। तो उन्होंने स्टेटमेंट्स जो दिए वो यही दिए कि कुछ पर्सनल मैटर्स के कारण वो रिजाइन कर रहे हैं, और जो बाकी सीईसी थे उनके साथ उनका कुछ कहते हैं ना कि काम में सही समन्वय नहीं बैठ रहा था, कोऑपरेशन नहीं कर पा रहे थे, तो इस कारण उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो सरकार ने नियुक्ति अब कर दी है। तो अब फाइनली क्या है, 3 लोग फिर से हो गए हैं, क्योंकि देखो जानते हो आप जनरल इलेक्शन आ रहा है, 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है उसमें काम कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, तो एक अकेला व्यक्ति इतना काम तो कर नहीं सकता, तो उसके साथ 2 लोगों की और नियुक्ति की जरूरत है। अब सीईसी को नियुक्ति कौन करेगा, इसकी कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट अकेले अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, और उस कमेटी में कौन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, और आपके एक कैबिनेट मंत्री जिसको इनवाइट किया जाता है, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है लोकसभा में से। तो इन सबको मिल करके क्या किया जाता है, ये मिलके अपॉइंट करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं कि किसको हम अपॉइंट कर सकते हैं, और फाइनली वो लिस्ट भेज दी जाती है प्रेसिडेंट को कि आप इन लोगों को अपॉइंट कर दीजिए। ठीक, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और अगर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो गवर्नर करता है। अब जैसे सीईसी है 3 लोगों की बॉडी, संविधान में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को लेकर के ऐसा कुछ लिखा नहीं है, और ये कैसी होती है, सिंगल मेंबर, इसमें सिर्फ एक ही सदस्य होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें सिंगल मेंबर होते हैं और सेंटर पे 3 लोग होते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है, अ गवर्नर शैल नॉट विथस्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल, एक राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति तक तब तक पद बना के रखेगा जब तक प्रेसिडेंट का कंसेंट हो, सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी चार्ज ले ले, विधान सचिव कार्यभार ग्रहण कर ले, उसका उत्तराधिकारी उसके कार्यालय में प्रवेश कर जाए, और चौथा वाला स्टेटमेंट जो है उसे मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह प्राप्त हो चुकी हो। आई थिंक आपको ये चौथा वाला स्टेटमेंट नहीं दिख रहा होगा, अब विजिबल होगा, तो चौथा वाला स्टेटमेंट भी देख लीजिए आप। एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, एड एंड एडवाइस है, सक्सेसर एंटर करता है, सेक्रेटरी चार्ज लेता है, या जब तक प्रेसिडेंट इनको कंसेंट दे करके रखता है तब तक वो कार्यभार संभालते हैं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या लग रहा है? सिंपल सी बात है कि जब गवर्नर तब तक पोजीशन संभाल के रखते हैं जब तक उनका जो सक्सेसर है यानी उत्तराधिकारी है तब तक वो ज्वाइन ना कर ले उनको। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये तो किसी भी ऑफिस के लिए ट्रू है ना, किसी भी ऑफिस के लिए है। जैसे प्रेसिडेंट है तब तक प्रेसिडेंट बने रहते हैं अपने पद पे जब तक एक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता। सेम चीजें होती है स्पीकर के साथ भी यही होता है, जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है पूरी, लेकिन फिर भी स्पीकर अपनी पोस्ट को मेंटेन करके रखता है। क्यों? क्योंकि जब तक नया स्पीकर नहीं आ जाता तब तक वो अपना पद को नहीं छोड़ता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा विघटन के अधीन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, मतलब इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। लेजिस्लेटिव काउंसिल, कैबिनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, या काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यों का परिषद, विधानसभा, मंत्रिमंडल, या विधान परिषद। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता या इसको खत्म नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। अभी मैंने आपको पढ़ाया है द्विसदनात्मक, है ना, 2 सदनों के बारे में पढ़ाया था। तो अगर पॉलिटी पहले भी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखो, अगर हम केंद्र पे बात करें तो पार्लियामेंट होता है,
और पार्लियामेंट में होते हैं दो हाउसेस, एक होता है आपका लोकसभा, इसे क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। आप ना कभी कभार इंग्लिश के शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हो, इसे कहेंगे क्या, हाउस ऑफ पीपल। और यहाँ पे होता है राज्यसभा, जिसे कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। अगर हम सेंटर की बात कर रहे हैं तो यहीं पे स्टेट की भी बात कर लेते हैं। स्टेट में भी अभी हमने देखा, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। लेकिन आपने अभी ये भी देखा कि कुछ ही स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद है। इसका मतलब ये है कि विधान परिषद होना कोई बहुत जरूरी चीज तो है नहीं, है ना, विधान परिषद जरूरी नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में किसे डिसॉल्व करते हैं आप? अब जो इलेक्शन हो रहा है 2024 का, वो किसका इलेक्शन हो रहा है? लोकसभा का हो रहा है ना। राज्यसभा आपका क्या होता है, परमानेंट हाउस होता है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों की परिषद। अब सवाल आप बोलोगे मैम इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल क्यों नहीं है? देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम डिसॉल्व भले ही नहीं कर सकते, या इसको हम क्या कर सकते हैं, अबॉलिश तो कर सकते हैं, है ना, इसे खत्म तो कर सकते हैं। अब सवाल क्योंकि इसी तरीके से पूछा गया है, तो अबॉलिश किया जा सकता है। अबॉलिशमेंट का मतलब है कि कोई अगर राज्य, जैसे अगर यूपी है, यूपी के पास 2 सदन है, यूपी मना कर दे कि हमें अब विधान परिषद नहीं चाहिए, तो उसकी विधान परिषद को खत्म कर दिया जाएगा, है ना। तो उसकी विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है, अबॉलिश किया जा सकता है। इसी वजह से इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है आपकी, हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसको हम अबॉलिश कर सकते हैं, पर राज्यसभा को अबॉलिश नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक, चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। विच अमंग द फॉलोइंग आर नोन एज ऑल इंडिया सर्विसेज? निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं कहलाती हैं? तो आप बोलते हो कि हम ऑल इंडिया सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, आईएएस बनेंगे, पीसीएस, आईपीएस बनेंगे, तो इसमें से कौन सी ऐसी सर्विस है जिसे हम ऑल इंडिया सर्विस के नाम से जानते हैं? ऑल इंडिया सर्विस का एक आर्टिकल भी है, अगर कोई बता सकता है तो जल्दी से उसको बता दे कि ऑल इंडिया सर्विस के लेकर के आर्टिकल कौन सा है। आईएएस होगा, आईपीएस होगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होगा। क्या लग रहा है कि क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, करेक्ट आंसर है ऑल 3। ये तीनों सर्विसेज जो हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, ये तीनों ही कैसी होती हैं, अखिल भारतीय सेवा होती है। इन सब पे नियुक्ति कहाँ से होती है? यूपीएससी करता है आपका, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी नियुक्ति करता है। और इनके जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं, जो ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं, वो पूरे भारत में कहीं भी पोस्ट किए जा सकते हैं। इसमें कैडर सिस्टम होता है, वो अलग चीज है, लेकिन ये पूरे भारत में कहीं भी पोस्टिंग इनकी हो सकती है। ठीक है, तो ऑल इंडिया सर्विस की अगर हम बात करें तो ये 3 सर्विसेज है। अब मैंने आपसे एक आर्टिकल भी पूछा था, तो आर्टिकल है इसका 312। ठीक है, आर्टिकल है 312। इसके अंतर्गत राज्यसभा को एक विशेष पावर मिली है, विशेष शक्ति मिली है, कि अगर राज्यसभा चाहता है कि जैसे ये 3 सर्विसेज हैं, इसके अलावा एक और सर्विस जोड़ दी जाए, तो वो पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है। राज्यसभा एक रेजोल्यूशन देगा कि हम चाहते हैं कि एक और सेवा ऐड कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो राज्यसभा ऐड करवा सकता है, रेजोल्यूशन 312 के अंदर वो दे करके, और ऑल इंडिया सर्विस आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का सेक्स क्रोमोसोम एक पुरुष इंसान का प्रतिनिधित्व करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम रिप्रेजेंट अ मेल ह्यूमन बीइंग? अगर हम क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, आप जानते हैं 23 पेयर्स होते हैं, उसमें से मेल को कौन रिप्रेजेंट करता है? वाई वाई, एक्स वाई, एक्स वाई या एक्स ओ? इजी सा सवाल है, अगर बायो का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप इसको आंसर कर सकते हैं।
एक मेल ह्यूमन बीइंग का सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा? देखो आप जानते हैं हमारे पास 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं, मतलब हो गए 23 इंटू 2 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इस 46 क्रोमोसोम में से 3 कहाँ से आते हैं? आपके मदर से आएंगे, 23 आएंगे मदर से, और 23 आएंगे कहाँ से? फादर से। मदर का जो क्रोमोसोम होता है, फीमेल का जो क्रोमोसोम होता है, उसे हम इंडिकेट करते हैं XX से, ठीक है, और फादर के क्रोमोसोम को इंडिकेट करेंगे XY से। तो यानी जो मेल होता है उसमें क्रोमोसोम क्या होता है? XY होता है, XY, ठीक है। अब जो बच्चा है, अब उसमें डिपेंड करेगा, अगर दोनों XX पहुंच गए इस बच्चे के पास तो वो फीमेल हो जाएगा, और XY पहुंच गया तो वो मेल हो जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है। यहाँ पे एक सिंपल सी बात बोलेंगे हम, जो पुरानी सोसाइटीज हैं या अभी भी गांव के कुछ इलाके, इनफैक्ट शहरों में भी बहुत रूढ़िवादी सोच वाले लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि एक मेल मतलब एक जो बच्चा है वो लड़का ही होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए। और कई सारे हजारों लाखों केसेस ऐसे हैं जिसमें अगर बच्चा मतलब फीमेल होती है, लड़की होती है, तो लोग ब्लेम किसको डालते हैं? जनरली देखा गया है कि औरतों को लोग ब्लेम डालते हैं कि तुमने जो बच्चा दिया वो कैसा है? लड़का है। बट अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो इसमें मदर का कोई रोल है ही नहीं, रोल है ही नहीं। किसका? मदर का। जो वाई क्रोमोसोम आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? फादर का आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर बच्चा लड़का नहीं होता है, बच्चा लड़की होती है, तो इसमें जो फीमेल है उसका कोई रोल है ही नहीं। रोल किसका होता है? फादर का होता है। और वैसे भी ये पूरा कैसे ना कोइंसिडेंस है, इसमें आप खुद से नहीं डिसाइड कर सकते कि मुझे कौन सा क्रोमोसोम चाहिए। वो तो डिजाइनर बेबीज होते हैं, वो साइंस अभी बहुत आगे है, वो कॉमन लोगों के लिए नहीं है। तो थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान दिया करो, इन चीजों को इस तरीके से भी रिलेट करके सोचा करें कि सिर्फ ये नहीं कि हमने XY या XX पढ़ लिया, इसको अगर सोसाइटी से जोड़ा जाए तो कैसे जोड़ सकते हैं आप। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगा आपको। करेक्ट आंसर है XY क्रोमोसोम। चलो क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकती है? कैंसर, डायबिटीज, डिप्थीरिया या रूमेटिज्म? संक्रामक रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज है। चलिए समय हो गया समाप्त। देखो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं? कम्युनिकेबल होती हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर हो जाती हैं। अब वो ट्रांसफर होने के कई तरीके होते हैं, एयर बॉर्न हो सकती है, वाटर बॉर्न हो सकती है, या फ्लूइड्स, सेक्सुअल फ्लूइड्स या बॉडीली फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसफर होती है। तो कुछ होती है कम्युनिकेबल। अब कम्युनिकेबल के अलावा होती है नॉन कम्युनिकेबल, जो ट्रांसफर नहीं होती है। अब इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो ट्रांसफर हो सकती है? तो करेक्ट आंसर है आपका डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर सी। डिप्थीरिया क्या है? बैक्टीरिया या वायरस के कारण कंजेशन होता है। अब ये बैक्टीरिया और वायरस के कारण हो रहा है तो ये क्या कर सकती है? इजीली ट्रांसमिट हो सकती है। जबकि ना तो कैंसर ट्रांसमिट होता है, मतलब ये जेनेटिकली ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन एक दूसरे के छूने से, छींकने से, हाथ मिलाने से, इन सारी चीजों से ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो कैंसर, डायबिटीज और रूमेटिज्म ट्रांसफर नहीं होती, कम्युनिकेबल नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल है। डिप्थीरिया क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धारा न्यू फाउंडलैंड के पास एक दूसरे से मिलती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ करेंट्स मीट ईच अदर नियर न्यू फाउंडलैंड? ये हम कई बार ये शब्द बता चुके हैं आपको, तो फटाफट अपना दिमाग का इस्तेमाल करिए और बताइए कि न्यू फाउंडलैंड के पास कौन सी दो ओशनिक करंट मिलती हैं? कैनरीज और लैब्राडोर, कैनरीज और लैब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम लैब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम कैनरी या क्रोशिया कुरेल? कई बार आपको इसकी पूरी कहानी भी हम बता चुके हैं कि न्यू फाउंडलैंड कहाँ पर है या क्यों जाना जाता है, किस लिए ये फेमस है, तो ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। फटाफट अपना दिमाग का इस्तेमाल करिए और बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। न्यू फाउंडलैंड।
इजी क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर। लेब्राडोर कैसा करंट है? कोल्ड करंट है, और गल्फ स्ट्रीम कैसा है? वार्म करंट है। तो ये दोनों क्या करती हैं? आपस में मिलती हैं। कहाँ पे? न्यू फाउंडलैंड के पास में। तो आपको कई बारी ये चीज हम बता चुके हैं, बट एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट पे एक गर्म महासागर धारा बहती है जिसे हम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। यह है आपकी गल्फ स्ट्रीम, ठीक। और ऊपर से एक करंट आ रही है लैब्राडोर करंट, जो कि कैसी है? ठंडी है। अब जहां पे एक ठंडी और गर्म महासागरीय धारा मिलती है तो वहां पे क्या जनरेट होता है? बताया है, फॉग, है ना, बहुत सारा धुआं देखने को मिलता है। तो ये न्यू फाउंडलैंड का एरिया है जहां पे आपको बहुत सारा फॉग देखने को मिलता है, क्योंकि एक गर्म महासागरीय धारा मिलती है एक ठंडी महासागरीय धारा से। और यहाँ पे आपको एक और स्पेशल टाइप की सी मिलती है जिसे हम कहते हैं सरगासो सी। वहां पे सरगासो घास उगती है जो कि फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए बहुत अच्छी होती है, मछलियों के लिए अच्छी होती है। और इस वजह से इस एरिया में आप देखोगे कि फिशिंग जो है इज अ मेजर एक्टिविटी ऑफ दिस एरिया। मतलब यहाँ के लोग जो है फिशिंग पे काफी ज्यादा निर्भर हैं, ठीक। और बाकी अगर ओवरऑल आप करंट्स देखना चाहें तो सारे करंट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, या फिर अपने एटलस में भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल। जब पृथ्वी के घूमने के कारण हवा विक्षेपित हो जाती है तो ये कोशिका बन जाती है। When wind deflected due to rotation of the earth, it is called geostrophic wind, polar wind, westerlies या trade wind। क्या कहा जाता है उसको? क्वेश्चन नंबर 12। जियोस्ट्रोफिक को साइंटिफिक लैंग्वेज हिंदी में भी जियोस्ट्रोफिक ही कहा जाता है, तो इसका कोई अलग से अनुवाद मत करिएगा। When the wind is deflected due to rotation of the earth, it is known as what? पोलर, ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज के बारे में हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। इन तीनों विंड्स को हम क्या कहते हैं? इन तीनों को कहा जाता है प्लैनेटरी विंड्स, है ना। इनको हम बोलते हैं प्लैनेटरी विंड्स। और ऐसी हवाएं जो डिफ्लेक्ट हो करके 90 डिग्रीज पे बहने लगती हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? जियोस्ट्रोफिक विंड, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जियोस्ट्रोफिक विंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी रिफाइनरी गुजरात के तेल क्षेत्रों से प्राप्त कच्चे तेल को परिकृष्ट करती है? Which of the following refineries refines crude oil obtained from the oil fields of Gujarat? बरौनी, विशाखापट्टनम, दिग्बॉय या कोयाली? क्वेश्चन नंबर 13। गुजरात की ऑयल फील्ड से जो हमें तेल मिलता है उसको रिफाइन करने का काम किस ऑयल फील्ड का है? देखो, अगर बाकी रिफाइनरीज के बारे में पता होगा कि क्या चीज़ कहाँ पे है तो इसका आप आंसर दे सकते हो करेक्ट। देखो, कोयाली जो ऑयल फील्ड है ये है कहाँ पे? गुजरात में। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप गुजरात से तेल निकाल रहे हो तो गुजरात में ही उसको रिफाइन करने की कोशिश करोगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोयाली। बरौनी कहाँ पर है ऑयल रिफाइनरी? ये है आपकी बिहार में, है ना। विशाखापट्टनम आप जानते ही हैं। डिगबॉय कहाँ पर है? डिगबॉय है असम में, है ना। तो गुजरात की रिफाइनरी कौन सी है? कोयाली है। तो गुजरात से जो हम तेल ऑब्टेन कर रहे हैं क्रूड ऑयल, वो वहीं पर कोयाली में ही रिफाइन कर दिया जाता है। अगला सवाल। पेनिनसुलर इंडिया की अगर हम बात करें, प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं, तो उसमें किस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं आपको? सदाबहार, शंकुधारी, पर्णपाती या फिर जेरोफिटिक? एवरग्रीन, कॉनिफेरस, डेसिडुअस या जेरोफिटिक? क्वेश्चन नंबर 14। इजी सवाल है ये भी। फॉरेस्ट इन पेनिनसुलर इंडिया की बात हो रही है, प्रायद्वीपीय भारत की हो रही है। किस प्रकार के पेड़ यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे?
ओके, देखो सवाल थोड़ा सा इजी भी है और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिफिकल्ट भी है। कैसे? कॉनिफरस शंकुधारी आप जानते हैं कहाँ पे मिलेंगे आपको? जनरली पहाड़ों के पास में दिखेंगे, माउंटेनियस एरियाज में दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पे ज्यादा बर्फ गिरती है तो वो शंकुधारी होते हैं, ताकि बर्फ उनकी क्या कर जाए, स्लांट करके गिर जाए। ठीक है, तो शंकुधारी यानी कॉनिफरस आपको कहाँ पे मिलेंगे? माउंटेन्स में मिलेंगे। एवरग्रीन की अगर हम बात करें, सदाबहार की बात करें, तो ये ऐसे पेड़ कह सकते हो, ऐसी वेजिटेशन है जो वहां पे मिलेगी जहां पे बारिश खूब अच्छी होती है। ये इंडिया में कहाँ हमें बेसिकली देखने को मिलते हैं? वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में। ठीक है, अब जहां बारिश कम होती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती है कि वो रेगिस्तान बन जाए, है ना, इतनी भी कम नहीं है, एक मिनिमम है। जैसे 200 सेंटीमीटर से अगर ऊपर हो रही है बारिश, जैसे 1000 सेंटीमीटर की बारिश है तो एवरग्रीन बनेगा। 1000 से लेकर के 2000 के बीच में अगर बारिश हो रही है तो वो क्या बनाते हैं? पर्णपाती होते हैं, डेसिडुअस होते हैं। तो जनरली हमें पेनिनसुलर इंडिया में किस टाइप के प्रकार के वेजिटेशन मिलेगी? वो मिलेगी डेसिडुअस टाइप की। जेरोफिटिक क्या होते हैं? जेरोफिटिक वो होते हैं जो आपको ऐसी जगह मिलेंगे जहां पे बारिश नहीं होती है, यानी डेजर्ट एरियाज में। राइट, तो डेजर्ट एरियाज जेरोफिटिक होते हैं और पेनिनसुलर में मिलेंगे आपको डेसिडुअस। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। वाटर वेपर बियॉन्ड द ड्यू पॉइंट रिजल्ट्स इन। ओसांक से परे जल वाष्प का परिणाम क्या होता है? वो क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रेसिपिटेशन में, हेलस्टॉर्म में, कंडेंसेशन में, या फिर बर्फ का निर्माण करेगा? वर्षा होगी, ओलावृष्टि होगी, संघनन या बर्फ का निर्माण? क्वेश्चन नंबर 15। बियॉन्ड ड्यू पॉइंट। क्या लगता है क्या होगा? देखो ड्यू पॉइंट के बियॉन्ड क्या हो रहा है, वाटर वेपर को पहले क्या करना पड़ेगा भाई? कंडेंस तो होना पड़ेगा, संघनन तो होना पड़ेगा, उसका कंडेंसेशन नहीं होगा तब तक प्रेसिपिटेशन वगैरह कैसे होगा? तो ये सारी चीजें तो बाद की बात है। और बर्फ का निर्माण तब होता है जब फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे कंडेंस होने लगेगा, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे जाएगा तब होगा कंडेंसेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, कि वाटर वेपर कंडेंस होगा। अगला सवाल, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड यूजिंग। वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? साइक्रोमीटर, एनीमोमीटर, लाइसीमीटर या हाइड्रोमीटर? एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की बात हो रही है, वायुमंडलीय आर्द्रता की बात हो रही है, तो क्या होगा? किस चीज से हम मेजर करेंगे इसे? इजी सवाल है। देखो अगर आपको बाकी आता हो, हाइड्रोमीटर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोमीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपने बचपन में पढ़ा होगा, फिजिक्स वगैरह जब आप पढ़ते थे, फिजिक्स में ये चीजें पढ़ी होंगी कि स्पेसिफिक डेंसिटी जो होती है ना, डेंसिटी किसी भी मटेरियल की कंपेयर टू वाटर, अगर आपको मेजर करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी, तो उसको किसी लिक्विड की, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ता है किसका? हाइड्रोमीटर का। स्पेसिफिक डेंसिटी स्लैश ग्रेविटी कर लेते हैं इसको, किसी लिक्विड का, तो आप हाइड्रोमीटर इस्तेमाल करोगे। लाइसीमीटर क्या होता है? लाइसीमीटर आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा। जैसे जब पेड़ पौधे होते हैं, इवेपोरेशन होता है इनसे, है ना, तो इवेपोरेशन में कितना पानी ये रिलीज कर रहे हैं, अगर उसको मेजर करना है एक्चुअल अमाउंट, तो वो लाइसीमीटर में आता है। एनीमोमीटर आप जानते हैं कि विंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विंड की स्पीड को नापने के लिए एनीमोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं। साइक्रोमीटर होता है जो कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को मेजर करेगा। वायुमंडलीय आर्द्रता को मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? साइक्रोमीटर। इसमें कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का, थर्मोमीटर भी लगा होता है आपका, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक वेट बल्ब थर्मोमीटर लगा है, एक विक लगी हुई है, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर है और हैंडल है। तो इस तरीके से पूरा एक इंस्ट्रूमेंट है ये साइक्रोमीटर।
इस्तेमाल कर रहे हैं हम किस चीज के लिए, आपका ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। जब दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसका स्वाद बदल जाता है, ऐसा क्यों होता है? When milk is converted into curd, the poor taste is due to, poor taste नहीं होना चाहिए, स्वाद पुअर टेस्ट होना चाहिए या सावर टेस्ट होना चाहिए, खट्टा सा जो टेस्ट मिल जाता है दही कन्वर्ट हो जाती है जब, तो वो किसके कारण होता है? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर टार्ट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 17। चलो आप जानते हैं दूध से रिलेटेड कौन सा एसिड मिलता है हमको, लैक्टिक एसिड। यही एसिड क्या मिलता है हमें, कर्ड में मिलता है, जो कि कन्वर्ट करता है बेसिकली किसको, आपका दूध को दही में कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड। ठीक, चलो अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लाइज ऑन द दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे? नासिक, जयपुर, इंदौर या झांसी? दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे पे कौन सा शहर स्थित है? अगर आपने कभी अरावलीज, आपने दिल्ली टू जयपुर ट्रैवल किया हो बाय रोड, है ना, और जयपुर में अरावली आप देखने के लिए रुके हो, तो एक बहुत बढ़िया सा हाईवे बना हुआ है, वो है आपका दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। तो देखो इसीलिए क्या कहा जाता है कि ट्रैवल वगैरह करते रहना चाहिए, और ट्रैवल के से ना बहुत सारी चीजें, हमारा स्कोप खुलता है। ट्रैवल जब आप करते हो तो बहुत सारी नई चीजें सीखते हो, नया कल्चर देखते हो, नए लोगों से मिलते हो, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं जो एग्जाम में काम आ सकती हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। अगला सवाल। Which one of the following symptoms of nutritional deficiency disorders is specific to vitamin C? मतलब विटामिन सी की कमी से कौन सा लक्षण हमें देखने को मिल सकता है? क्रैक ऑन लिप्स, स्पॉन्जी ब्लीडिंग गम्स, पेल कंजंक्टिवा या रैशेज ऑन स्किन? कौन सी बीमारी हमें देखने को मिल सकती है? देखो आप जानते हो कि विटामिन सी की कमी से एक बीमारी होती है जिसका हम कहते हैं स्कर्वी, है ना, स्कर्वी कहते हैं। तो ये जो स्कर्वी बीमारी है उसमें होता क्या है, ये जो आपके मसूड़े हैं ना, वो मसूड़े सूज जाते हैं और उसके अंदर से पस निकलता है, खून निकलता है, स्मेल आती है। तो ये जो स्पॉन्जी ब्लीडिंग गम्स की बीमारी है वो आप एसोसिएट कर सकते हो किस चीज से, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। क्रैक ऑन लिप्स अगर देखा जाए तो इसको विटामिन बी की कमी से माना जा सकता है, स्पेशली विटामिन B12 की अगर बात करें। पेल कंजंक्टिवा बात करो तो विटामिन ए, ठीक है, और रैशेज ऑन स्किन वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं विटामिन डी की कमी से। ठीक है, तो सी के हिसाब, सी की वजह से स्कर्वी होती है, स्पॉन्जी ब्लीडिंग गम्स देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। आधुनिक समय में भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? फर्स्ट टू कम इनटू ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया, डच, पोर्चुगीज, फ्रेंच या ब्रिटिश? ये भी इजी सवाल है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा करके रिलेट कर लीजिए आप इसको, तो आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के सबसे पहले भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंध किसने बनाए थे?
चलो इजी सवाल है ये। अगर आपको याद हो वास्को डिगामा, है ना, वास्को डिगामा आए हैं, वो क्या थे, एक पोर्चुगीज ट्रैवलर थे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोर्चुगीज ने क्या किया था, सबसे पहले भारत के साथ इन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाए थे। वास्को डिगामा वाज द फर्स्ट पर्सन जो भारत आए, कैलिकट में आए, जमूरुन के साथ उन्होंने ट्रेड रिलेशंस किए, फिर यहाँ से स्पाइस का ट्रेड किया और वापस कहाँ गए, वो अपने वापस गए अपने देश और बताया लोगों को कि हमने क्या किया है, भारत विजिट किया, वहां से हम मसाले लेकर गए जिससे हमें बहुत फायदा हुआ है। ठीक है, तो यूरोपियन जो थे वो थे पोर्चुगीज। 1598 की बात है ये। चलो आज के सेशन को, क्योंकि आज फेस्टिवल है, थोड़ा सा हल्का सेशन रख रहे हैं, आराम से कम समय के लिए रख रहे हैं ताकि आप भी अपने फेस्टिवल को एंजॉय कर सकें पढ़ाई के साथ साथ। तो आज के सेशन को फिर हम यहीं पे समाप्त करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मेरा GS बाय फरिया मैम, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप डिस्कस करना चाहें, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन, आप इस पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए। आज का एक इंपॉर्टेंट सेशन था, ईद स्पेशल है, सिवई खाइए, मिठाइयाँ बांटिए अपने फ्रेंड्स के साथ, घूमिए फिरिए, टहलिए, आराम करिए, रिलैक्स करिए और फेस्टिवल को एंजॉय करिए। और साथ में बाकी लोगों के साथ भी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जो ऐसे लोग हैं जो इन फेस्टिवल्स की खुशियाँ नहीं मना सकते किसी भी कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, तो कोशिश ये किया करिए आप अपने एफर्ट्स के जरिए उनके साथ चीज़ों को शेयर कर सके और उनको भी स्पेशल फील करा सके। चलिए अब मेरी मुलाकात होगी कल फिर से शाम में 4 बजे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।